तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी 6 to 12th की, है ना, 6 से 12th तक की स्टार्ट की थी। उसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो आज हम जो लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, किसकी? पॉलिटी की। ओके, तो पॉलिटी का पहली एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे थी कि ये बुक जो है ना इंट्रोड्यूस करेगी कैसे वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि यू विल रीड अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल लर्न अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, अवर कंट्री और उसका रिलेशनशिप। देखो, हम इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट हुए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैसे, उस गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है उन इंस्टीट्यूशंस के साथ, है ना। तो बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये हमें अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है। इंटायर जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और उसके वेरियस प्रिंसिपल्स हैं जो बाइंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को, उनका ओरिजिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न करते हैं इन सबको, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर तुम्हें समझ आ जाएगा कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को क्या करता है, एलोकेशन ऑफ पावर सोसाइटी में कैसे को गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। व्हाट वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, कैसे बना है और किस तरीकों से बना है, वो सारी डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा पेन का जो है ये पॉइंट छोटा कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डू वी नीड? What is constitution? What its function? What role does it perform in a society? What does a constitution relate to our daily existence? Answer these question is not difficult as you might think. अभी तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन हम जब पढ़ेंगे पूरे इस यूनिट को तो these kind of answers you will find relatively easy. Okay? तो कॉन्स्टिट्यूशन अलो कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कैसे? इमेजिन यूर सेल्फ एक मेंबर हो तुम किसी रीजनेबल लार्ज ग्रुप के, और फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मेंबर ऑफ दिस ग्रुप जो है आर डाइवर्स इन वेरियस फॉर्म्स। तुम एक ग्रुप के मेंबर हो, है ना, ठीक है, और उस ग्रुप में जो है पीपल जो है डाइवर्स एरिया से आए हुए हैं, ठीक है। उनका डिफरेंट रिलीजन है ना, उनका एलिजेंस डिफरेंट है ना, रिलीजियस एलिजेंस डिफरेंट है। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन है, सम परहैप्स कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करते जिनको एथिस्ट कहते हैं। तो दे आर वेरीडली डिफरेंट रिस्पेक्ट, है ना, ऑल्सो वेरिड इन मेनी डिफरेंट रिस्पेक्ट। कोई किसी का कास्ट कुछ है, कोई हॉबी, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट हॉबीज़ परफ्यूज करते हैं, उनका डिफरेंट टेस्ट है म्यूज़िक और फिल्म्स में, है ना, बुक्स में, फिल्म्स में। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, सम कुछ जो है जवान है, कुछ बूढ़े हैं, सम आर ओल्ड, सम आर यंग, है ना। इमेजिन फर्दर, और इमेजिन करो, आप सोचो कि वो मेंबर जिस ग्रुप के तुम मेंबर हो, है ना, इज़ लाइकली टू हैव डिस्प्यूट अवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है ज़िंदगी की उनके झगड़ा हो सकता है कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, है ना, शुड इट बी ए कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और हाउ शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, शुड द ग्रुप टू बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ अदर इट्स मेंबर। एवरी क्वेश्चन विल इलिसिट ए वेराइटीज ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उस ग्रुप में जो है आएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कौन ग्रुप को रन करेगा, किस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखेगा, कौन चीज का चिल्ड्रंस को स्कूल भेजना है, क्या फैसले सारे माता पिता करेंगे, लाइफ की जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टी कितनी है, नहीं तो अब देखो, बट ऑल ऑफ देयर डाइवर्सिटी, इतनी अलग अलग होने के बावजूद ये ग्रुप जो है साथ में रहता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वेरियस रीजन्स की वजह से। दे रिक्वायर्ड कॉपरेशन ऑफ, एक दूसरे की क्या कॉपरेशन, मदद चाहिए, एक दूसरे का कॉपरेशन होना ज़रूरी है। वट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, और क्या चाहिए इस ग्रुप को पीसफुली एक दूसरे के साथ रहने के लिए। इमेजिन कर लो इस सिनेरियो को, इस ग्रुप को, हमारा इंडिया, ठीक है। डाइवर्स टाइप की लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, कोई एग्रीकल्चर, कोई फार्मर, कोई सर्विस सेक्टर, कोई इंडस्ट्रियल, कोई मैन्युफैक्चर, कोई रॉ मटेरियल में, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन पैटर्न है, डिफरेंट, कोई एरिड रीजन में है, कोई माउंटेनस हिमालय रीजन में है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई ईसाई, है ना, अलग अलग टाइप के, ठीक है। कोई कास्ट में ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई दलित, कोई कुछ है ना, कोई चमार, है ना। तो वन में से के प्रेहैप्स मेंबर जो हैं इस ग्रुप के कैन लिव टुगेदर, अगर वो एग्री करें कुछ बेसिक रूल्स को। अब पूरे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं,
उनको अगर एक साथ रहना तो एक कॉमन लॉ होना चाहिए जो सबको जो है सिक्योर करे, कि हर इंडिविजुअल को जो है इनसिक्योर वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वुड डू टू ईच अदर। अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, क्या पता क्या कर ले, कोई ज़मीन हथियाने के लिए दूसरे को मार देगा, कोई तीसरे के घर से चोरी कर लेगा, कोई किसी का कत्ल कर देगा, कोई पैसे के लिए कुछ कर देगा, कोई किसी चीज़ के लिए कुछ कर देगा। तो रूल्स जो हैं, हु विल क्लेम राइट ओवर व्हाट, कि कौन किसकी, ये ज़मीन का टुकड़ा इस पर किसका राइट है, ये यहाँ कुछ है प्रॉपर्टी वो किसका राइट है ना। तो एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल जो पब्लिकली प्रोमोलोगेटेड हो और नोन हो टू ऑल द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप टू अचीव ए मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसे रूल होने चाहिए जो पब्लिकली बने हुए हो, है ना, और जो हर बंदा जो ग्रुप का है वो मिनिमम डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन से जो है उन चीज़ों को अचीव कर पाए। बट ये रूल जो है मस्ट नॉट ओनली बी नोन, ये सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कि ये कानून है, ये इन्फोर्सेबल भी होने चाहिए। ठीक है, इनको जो है क्या एग्जीक्यूट भी करना है इन कानूनों को। अगर किसी का मर्डर होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सज़ा देगी, फांसी हो सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि किसी का मर्डर करना बुरी बात है, ये रूल है, या किसी का मर्डर करने से सज़ा होती है। अब सुप्रीम कोर्ट है वो इसको इन्फोर्स करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट है जो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव इसको इन्फोर्स करेगी। ठीक है, तो सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दिस रूल्स। एक एश्योरेंस नहीं होगी ना, अगर कोई रूल इन्फोर्स नहीं होंगे तो जो है सेइंग दैट के रूल जो है लीगली इन्फोर्सेबल होने चाहिए। ये एश्योरेंस देता है हर एक को इनको फॉलो करने का। अगर नहीं किया तो दे विल बी पनिश्ड, कहीं फाइन है, कहीं जेल है, कहीं कुछ है। तो फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इज़ टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो क्या हो, जो अलो करें मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर मिनिमम कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है, कितनी लाजवाब। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हो सकती है। आप बड़े से बड़े एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखो, कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimum coordination among member of societies। सोसाइटी के मेंबर्स में जो आपस की कोऑर्डिनेशन है उसको जो है उसके लिए एक फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक रूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलो कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज अ बॉडी है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, स्टेट बनी है। लेजिस्लेटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना, जुडिशरी पार्ट है ना, डिफरेंट जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की बनी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से ही, और यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए ये जो है आम लोगों पे गवर्न करते हैं, ले मैन पे गवर्न करते हैं। समझो, ले मैन मीन कॉमन पीपल। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, ये क्या है, एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, उन्हें क्या फंडामेंटल बनाता है। वेल, पहला क्वेश्चन है कि यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। पहला तो ये डिसाइड करना है कौन जो है गवर्न करेगा। ठीक है, यू मे वांट रूल एक्स बट द अदर वांट रूल वाई। हाउ डू यू डिसाइड हुज रूल और प्रेफरेंस शुड बी गवर्न टू अस। कि कोई एक्स जो है वो बोलता है कि ये रूल होना चाहिए, है ना, ए होना चाहिए, है ना, दूसरा वाई बोलता है नहीं बी रूल होना चाहिए। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा रूल अप्लाई करेगा सोसाइटी पे। यू मे थिंक कि रूल यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर बेस्ट and but other think that their rules are the best. How do you resolve this dispute? So even before you decide what rules should be govern this group, you have to decide who gets to decide. देखो कितनी बेहतरीन लाइन है कि कोई सोचेगा कि ये रूल बेस्ट है, दूसरा सोचेगा नहीं वो रूल बेस्ट है। तो इस झगड़े को ही पहले ख़त्म करना है ना। पहले ये बताना है कि वो रूल जो गवर्न करेंगे सोसाइटी को, उन्हें कौन डिसाइड करेगा, कौन बनाएगा इन कानूनों को, जो ए और बी को फर्स्ट बनाएगा कौन, जो इम्प्लीमेंट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका आंसर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसने स्पेसिफिकली जो है एलोकेशन ऑफ पावर किया इन सोसाइटी में, एलोकेट किया पावर से। इसको रूल मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है रूल बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगी, जुडिशरी जो है उसको पनिश करेगी जो नहीं करेगा। समझो, तो इन्हें जो मोनार्किकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ मोनार्क डिसाइड करता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन और वन सिंगल पार्टी रूल जो है वहाँ पावर टू डिसाइड। मोनार्क जहाँ राजा या रानी का हुकूमत है वहाँ राजा और रानी डिसाइड करते हैं। सोवियत यूनियन में था वैसे, जहाँ या सिंगल पार्टी रूल करती है जैसे चाइना में, वही डिसाइड करती है कि लोगों को क्या जो है लोगों को दिया जाएगा, कौन से रूल लोगों को फॉलो करने। लेकिन
जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारा इंडिया का है, ब्रॉडली स्पीकिंग लोग डिसाइड करते हैं। बट इन दिस मैटर, ये मैटर भी इतना सिंपल नहीं है कि लोग बोलेंगे ये करो फिर भी पंगा हो। बट इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट इज नॉट द आंसर द क्वेश्चन कि लोग डिसाइड करते हैं डेमोक्रेसी में, ये भी आंसर नहीं है। कैसे नहीं? हाउ शुड पीपल डिसाइड फॉर समथिंग टू बी लॉ? कैसे कोई कानून होगा, लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, क्या लोग डायरेक्टली वोट करते हैं ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक डिड? क्या लोग डायरेक्टली वोट करते हैं कि नहीं फॉर्मल बिल पास होना चाहिए, यही फॉर्मल लॉज जो है इस पर डायरेक्टली लोग जो है वोट करेंगे? जैसे पहले वो ग्रीक में होता था, एंशिएंट ग्रीक में लोग वोट करते थे, वो लॉ बन जाता था, ठीक है, तब पॉपुलेशंस कम होती थी, ठीक है, नहीं। और शुड पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एमएलएज एमपीज को इलेक्ट किया जाएगा, वो कानून आपके लिए बनाएंगे, या वैसे होगा? बट इफ पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेड, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेड बी इलेक्टेड? अगर लोग जो है इस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, जैसे इंडिया में होता है लॉ बनाते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? हाउ मेनी शुड बी देयर, और कितने होने चाहिए? देखो, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज स्पेसिफाइड कि फॉर मोस्ट इंस्टेंट पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन लॉज बनाएगा और पॉलिसीज बनेंगी, है ना। और पार्लियामेंट भी ही इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर, और पार्लियामेंट को एक पर्टिकुलर मैनर में जो है क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। बिफोर आइडेंटिफाइंग विच लॉ इज गिवन टू दिस सोसाइटी, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज़ द अथॉरिटी टू एनेक्ट इट। सबसे पहले तो कौन सा लॉ सोसाइटी के लिए बेस्ट है, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या किसके पास अथॉरिटी है कानून बनाने की। इफ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ, अगर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की, तो देर मस्ट बी ए लॉ दैट बिस्टोड दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट। उससे पहले भी तो एक कानून होना चाहिए ना, एक लॉ होना चाहिए जिसने ये पावर दी है पार्लियामेंट को कानून बनाने की। कितनी इंटरेस्टिंग बुक है। एनसीईआरटी लोग पढ़ ही नहीं रहे, इंडियन पॉलिटी पे जाके रट्टा मार रहे हो। बेसिक एसेंस तो पढ़ो। देर मस्ट बी ए लॉ ऑफ दिस अथॉरिटी। इनफैक्ट इन द फर्स्ट प्लेस पहले ये कानून भी तो होना चाहिए कि एक कानून है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये जो है ये द अथॉरिटीज़ को जो है गवर्नमेंट को इन फर्स्ट प्लेस पे जो है क्या देती है, पावर देती है कानून बनाने की। कौन? पार्लियामेंट को कौन पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है। तो यहीं से एक दूसरा फंक्शन निकलता है कि सेकंड फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in the society. It is decided how the government will be constituted. तो सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये पावर देती है सोसाइटी में किसके पास पावर से लॉ बनाने की, कानून बनाने की, किसके पास कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, समझे? दूसरा फंक्शन समझ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिटेल एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझो तो लिमिटेशंस ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन कैसे डालते हैं? कई राजा जो है पहले जैसे एंशिएंट टाइम्स में या मेडिवल टाइम में राजा होता था, समझ लो शाहजहां, जहांगीर, है ना, इनके पास सोल अथॉरिटी थी। ठीक है, इनसे ऊपर तो कोई नहीं था ना। इनकी पावर को लिमिट किया जा सकता है। अगर कहेंगे किसी की गर्दन उड़ा दो, है ना, बिहेडेड बी द पर्सन शुड बी बिहेडेड, तो कोई उसे रोक सकता था? अकबर ऑर्डर दे देगा कि इस इंसान की गर्दन उड़ा दो, कोई रोक सकता है उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास सोल अथॉरिटी थी, वो जब अब पावरफुल था, ऑल पावरफुल था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पावर को फिर कैसे लिमिटेड कर रही हो अगर गवर्नमेंट जो है पूरे देश को चला रही? बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ। सपोज यू डिसाइडेड यू हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, बट देन दिस अथॉरिटी passed law that you thought were unfair. It prohibits you from practicing your religion, for instance, or enjoying the clothes that certain colors were prohibited. फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ पास कर दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन वो लॉ अनफेयर है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप इस कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, और वैसे आप गा नहीं सकते, है ना, गाना नहीं गा सकते कोई, है ना, या फिर पीपल जो बिलोंग करते हैं पार्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से, वो जो है उनको रोक दिया जाए, उन्हें अलाउड ना किया जाए रिटेन करने के लिए प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट जो आर्बिट्रली अरेस्ट कर ले, किसी को भी उठा के जेल में डाल रही है कि किसी सर्टन स्किन के बंदे, वाइट, ब्लैक, ब्राउन लोग जो हैं वो सिर्फ अलाउड हैं पानी भरने के लिए किसी कुएं से। तो तुम्हें ऑब्वियसली सी लगेगा ना कि ये लॉ अनजस्ट और अनफेयर है। एंड इवन दो देर वर पास्ड बाय गवर्नमेंट, हालांकि ये सारे लॉज गवर्नमेंट के पास किए गए है ना, इनकी एग्जिस्टेंस जो है बेस्ड ऑन किसी प्रोसीजर पे है कि पार्लियामेंट में वोट हुआ है, रीडिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए,
है ना, लेकिन ऑब्वियसली ये अनजस्ट है और गवर्नमेंट ने इन्हें इनेक्ट किया है लॉ को, अनजस्ट लॉ गवर्नमेंट ने पास कर दिया। तो तीसरा फंक्शन निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि और थर्ड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इज टू सेट सम लिमिट ऑन गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे नेवर ट्रेसपास देम। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स जो हैं गवर्नमेंट पे पुट की हुई हैं कि ऐसे लॉज नहीं बना सकते, वैसे नहीं बना सकते, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में सेकुलरिज्म होता है, फर्टर्निटी है, इंटीग्रिटी है, सोशलिज्म है, इस तरह की चीज़, जस्टिस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ अमीरों के लिए अच्छे लॉज, गरीबों के लिए बुरे लॉ नहीं, यू विल बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वलिटी जो फंडामेंटल है कि नहीं, इसके अंदर ही रहना है। आप इनइक्वली ट्रीट करोगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोलेगा नहीं ये गवर्नमेंट नहीं है, पीपल हैव टू ओवरथ्रो दैट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुट करता है लिमिट किस पे, पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सारे वेज में। और एक बेसिक एक कॉमन वेज क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो पोजेस करते हैं सारे सिटीजन्स, जो नो गवर्नमेंट कैन एवर बी वॉयलेट। अगर फंडामेंटल लॉ को वॉयलेट किया जाएगा, आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ऊपर, वो स्टक डाउन कर देगी इस लॉ को कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, इट इज नल एंड वॉइड। समझे, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ लॉज। तो ये बेसिक लॉज को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करके चलना है अरेस्ट से, आर्बिट्री के किसी भी रीजन के खिलाफ। आर्टिकल 22 इंटर हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अभी आप इतना समझो। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन जो पावर ऑफ द गवर्नमेंट पे देती है। सिटीजन विल नॉर्मली हैव अ राइट टू सम बेसिक लिबर्टी, जैसे फ्रीडम है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कंडक्ट ट्रेड, बिजनेसेस, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी हम वो वाला पॉलिटी का जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हम अभी फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये लिमिट करता है, क्या करता है, कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, या हाँ कभी कभी इस पे एक्सेप्शंस भी हैं नेशनल इमरजेंसी की तरह टाइम, या कॉन्स्टिट्यूशनल में स्पेसिफाई सर्टन सर्कमस्टांसेस जहाँ जो है इन राइट्स को विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं है। ड्यूरिंग अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यू कांट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट एंड मेक सम लॉज अननेसेसरली। ओके, आर्बिट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट को भी चेक करता है, ये लिमिट डालता है इस तरीके से गवर्नमेंट पे। 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं एस्पायरेशन और गोल्स ऑफ द सोसाइटी। कि देखो जितने भी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर। जितने भी पुराने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर देते थे कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को, और कुछ लिमिट्स पर जो है पुट करते थे किस पे, गवर्नमेंट पे। लेकिन 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फाइनेस्ट एग्जांपल है। ऑल्सो प्रोवाइड इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड सर्टन पॉजिटिव थिंग टू एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ द गोल्स। बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स लेने पर भी जो है गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ऐसे लॉज बनाए हुए हैं ना जो है गोल, जो सोसाइटी को जो है डेवलप करने के है ना गोल्स है ना, लोगों की क्या है, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट टू लाइफ जैसे गोल में है ना। तो इनोवेटिव है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। सोसाइटी एंड इंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए जैसे अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, SC STs रिजर्वेशंस वर प्रोवाइडेड है ना। तो पॉजिटिव मेजर लीजिए ओवरकम जो इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन को लोगों की है ना, हंगर को दूर करने के लिए है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट, तो आर्टिकल 17 डाला गया है ना, बैन कर दिया गया अनटचेबिलिटी है ना, जो प्रैक्टिस की जाती थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। ये इंपावर करता है नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए टू अचीव दिस गोल। जैसे कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में जो डीप हिस्ट्री थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इनेबल किया गवर्नमेंट को एंड करने के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो मोर पॉजिटिव, ठीक है, मोर पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योराइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटीज़ के जो ईवल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो है पावर दी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए जिनको क्रिमिनलाइज किया गया इन बुरी चीज़ों को। जैसे सती प्रैक्टिस वाज बैंड है ना इन अर्लियर 19th सेंचुरी है ना, विडो रीमैरिज एक्ट जैसी चीज़ें पास की गई हैं ना, वो तो पहली है, लेकिन मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलेब किया क्या पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लीगली जो इन्फोर्सेबल है, जैसे बैकवर्ड क्लास है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना, इस तरीके के रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों को एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए जो है रिजर्वेशन दी कहाँ, जॉब्स में है ना, पब्लिक जॉब्स में है ना। तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ठीक है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लाए कि इनके अंतर्गत जो है स्टेट लॉ बनाएगी इनको मद्देनजर रखते हुए, जो सर्टेन एस्पायरेशंस पीपल्स की फुलफिल करने के लिए, है ना। तो फोर्थ फंक्शन क्या आता है? फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ स्टेट्स एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। एक जस्ट सोसाइटी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे लॉज बनाएंगे, लोगों को हाई अप पुश करेंगे, पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे। बीपीएल प्रोवाइड किया गया, एपीएल प्रोवाइड किया, अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन स्कीम्स में फ्री राशंस प्रोवाइड किए गए, है ना। मिड डे मील जैसी स्कीम्स लाई गई, समझे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोवाइड की, कॉन्स्टिट्यूशनल अनेबल्स की, ठीक है। फिर पढ़ते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। एक लोगों की क्या, उनकी क्या है आइडेंटिटी। इसका मतलब कि लोग जो है कलेक्टिवली आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग वन थ्रू बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बीइंग एग्री टू a basic set of norms how one should be governed and who should be governing that collective identity. One has to be a set of identity that exists prior to the constitution, but by agreeing to certain basic norms and principles one constitute one's political identity. Second, constitution norms overreaching frameworks within one pursue individual aspiration goals और freedom. constitution ने एक authoritative constraint set किया है कि ये इंसान ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, कुछ लोगों के aspirations को अचीव करने के लिए individually भी और as a society as a whole भी। इसने डिफाइन किए कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ जिनको ट्रेस पास नहीं करना है एक इंडिविजुअल को। कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरल आइडेंटिटी है। थर्ड, फाइनली इट मे बी बाय द केस के मेनी जो बेसिक पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हम शेयर करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अगर एक देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड द वर्क दे मे फाइंड मेनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एंजॉय इन मोर प्रोसीजर्स डिटेल, बट दे ऑल्सो शेयर सम गुड डील्स मोर। देखो, हम अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के देखेंगे, हमें बहुत जगह बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, लेकिन एक जनरल जो है एक प्रोसीजरल कहीं कहीं हमें फेमिलियरिटीज़ भी दिखेंगे। जैसे जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने क्या क्रिएट किया, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक हो, रिस्पेक्ट में, जो लोगों की सुने, पावर लोगों से जनरेट को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट वे में एम्बॉडी करता है, एक नेशनल आइडेंटिटी बने अपनी। देखो ना, मोस्ट जो नेशंस हैं वो अमेलगमेशन है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के जो वेव किए गए हैं टुगेदर। डाइवर्स ग्रुप्स रेजिड्यू विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज। इंडिया में ही देख लो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स, देयर डिफरेंट ट्रेडिशनल हिस्ट्री, वो एक है किसके नीचे, एज एन इंडिया एज ए होल, एक फ्लैग के नीचे। जर्मन आइडेंटिटी देखो, एथनिकली जर्मन्स जो थे, बीइंग जर्मन, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक्सप्रेशन दी, उनको वो आइडेंटिटी दी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एथनिक आइडेंटिटी देता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। वो कहता है क्राइटेरिया क्या है फॉर सिटीजनशिप, डिफरेंट नेशन इम्बॉडीड डिफरेंट कंसेप्ट। एक सिटीजनशिप का ही ले लो, कहीं यूएसए में जहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है स्टेट का भी, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो देर आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शुड बी रिलेशनशिप जो कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। तो ये जो है ना डिफरेंट रीजन्स जो है मिलकर एक नेशन बता है, सिमिलर वन नेशन इन ए कंट्री लाइक इंडिया वी आर वन। तो ये जो है कहाँ से ये पावर दे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए, सेकुलरिज्म जैसा कंसेप्ट दिया है, सो दैट हम जो कम्युनल की आग में जो है कम्युनल वायलेंस की आग में ना भड़ पे। ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी। देखो, we have outlined some of the functions on a constitution performs. Their function explain why most societies have a constitution, but there are three further question we have to ask about a constitution. हमने अब समझा कि कैसे पावर जो सोसाइटी को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, किन किन को पावर दी है, कैसे लॉज बनेंगे, ये क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम देखेंगे तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, क्या वो इफेक्टिव इतना है कि जो हम उसकी इतनी बात कर रहे हैं, और क्या वो जस्ट है क्या नहीं। जस्ट मतलब इंसाफ, सही है क्या नहीं, है ना। देखो, मोस्ट कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफिकली हाउ स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री वी यूजुअली रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जनरली जो है मोस्ट कंट्रीज में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि कैसे स्टेट वर्क करेगी, है ना, कैसे लोग उन्हें फॉलो करेंगे, है ना, कैसे कंट्री जो है उससे चलेगी। बट सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लिखा हुआ है उस पर ये चीज़ें करेगी लोग, ये पब्लिक करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन।
वहाँ पार्लियामेंट ही स्वर्गन है, पार्लियामेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स पास करती है, वही लॉ बन जाता है, वहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं. So we can say that constitution is a document or a set of document that seeks to perform the function that mentioned above. तो constitution क्या है? कोई डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अपने ये अबव फंक्शन परफॉर्म करती है जो हमने ऊपर पढ़े. लेकिन मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पंचमंट. द क्रूशल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन बहुत सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बस वहाँ एनार्की है पूरी तरफ. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, रियल इम्पैक्ट और लाइफ पे क्या बनाता है लोगों की, है ना, वो पढ़े. मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, देखो दिस रेफर टू एज द हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग. कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में प्रोमुलगेट हुआ ना. हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया वो. हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, कितनी अथॉरिटी उनके पास थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया. कोई चलते फिरते ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो कौन मानेगा. तो बहुत सारी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूटर रिमेन ए डिफंक्ट फंक्शन बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु वेर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी पीपल विद दैम. बहुत सारे लोगों में जगहों पे ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा. उसका कारण है कि या तो वो डिक्टेटर्स ने बनाया या मिलिट्री जनरल्स ने बनाए हैं या उन लीडर्स ने बनाए वो इतने पॉपुलर नहीं थे जो लोगों को अपने साथ लेके चल सके. जो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे इंडिया का या साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स का है ना, वो जो है वो क्रिएट किए जो आफ्टर मैथ ऑफ एक पॉपुलर नेशनल मूवमेंट चलने के बाद. चाहे साउथ अफ्रीका की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, हमने कितने स्ट्रगल देखे. तो although India's constitution formally created by Constituent Assembly 1946 and November 1949, 1946 और 1949 के बीच में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है ना सिर्फ 2 साल की नहीं है. ये एक लंबी नेशनल मूवमेंट की है जो मोर देन जो है 50 to 60 ईयर्स चली. एक रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स को हमने एक साथ किया और कॉन्स्टिट्यूशन से हम ड्रू करते हैं इनॉर्मस लेजिटिमेसी. ठीक है, फ्रॉम दी फैक्ट के वो जो है ड्रॉ करता है इतने सारे लोगों को जो है इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी. सब लोग उसे मानते हैं, है ना, जो उनके पास कैपेसिटी है निगोशिएट करने की, कमांड करने, रिस्पेक्ट करने की इतनी बड़ी सोसाइटी को. और हमने कन्विंस किया इन पीपल को कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दी एग्रीडिसमेंट. ठीक है, फॉर देयर पर्सनल पावर, कि हम लोग जो है पर्सनल पावर के लिए लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि ये सिर्फ मेयर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम डिसएग्री कर सकते हैं. द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पूरे मुल्क ने जो है इसे अप्रिशिएट किया था. कुछ कंट्रीज़ का जो है हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फुल फ्लेज रेफरेंडम. फुल फ्लेज रेफरेंडम मतलब लोगों को वोट देने के लिए बोला कि तुम इसे एक्सेप्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं करते हो. ठीक है, वेयर ऑल द पीपल जो है वोटेड डिजायरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रेफरेंडम में नहीं डाला गया था. नेवर द लेस्ट इस कैरी करता है, फिर भी ये कैरी करता है इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी, बिकॉज ये जो है कंसेंसस पे और बैकिंग से उन लीडर्स की बना है वो पॉपुलर थे जो, है ना. ऑल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम. द पीपल अडॉप्टेड बाय देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजन. लेकिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उन कॉन्स्टिट्यूशन के जो उन आर्टिकल्स उन प्रोविजंस को मानते हुए. देयरफॉर जो अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट करने के लिए हेल्प किया इस पार्ट में, तो प्रॉस्पेरिटी में, इसकी सक्सेस में किसने, जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया. ठीक है, अब देखो द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ हॉलमार्क सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स एवरीवन इन ए सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन. देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट फॉर इंस्टेंट अलाउज परमानेंट मेजोरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप विद इन ए सोसाइटी, गिव माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो बोले कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटीज़ को से ऊपर है ना, वो सोसाइटी में उसको ज़्यादा पावर दे, है ना, तो बताओ क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा. या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टमेटिकली जो प्रिविलेज दे कुछ मेंबर्स को एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरों के एक्सपेंस पे, है ना, या फिर सिस्टमेटिकली पावर को जो है कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी में सिर्फ रखे, है ना. ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एलिजियंस जो है सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती है. इफ़ एनी ग्रुप अगर फील करेगा कि उनकी आइडेंटिटी जो है उनको स्टिफल किया जा रहा है फॉर नो रीज़न, उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को मारने का. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक परफेक्ट जस्टिस नहीं अचीव कर सकता, लेकिन ये कन्विंस करता है लोगों को, प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कि हम परस्यू करेंगे जस्टिस.
ठीक है, समझे? Do this thought experiment, ask you yourself this question: why would the context of some basic rule in society such that they gave everyone a reason to go along with them? कि क्या ऐसे कंटेंट है, क्या ऐसे बेसिक रूल है जो क्या करता है, सारी सोसाइटी को ये मानने पे तैयार हो जाता है कि हाँ हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट विल सक्सीड। कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और इक्वालिटी को परस्यू करेगा, प्रिजर्व करेगा, बचा के रखेगा, उतना ही उसके चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव्स एवरीवन ए रीजन फॉर टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये चीज़ों के पीछे रहा है, हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता है ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन सबवर्ट नॉट द पीपल बट द स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर्स इन द सोसाइटी intelligently so that no single group can subvert the constitution. One way such intelligent designing of constitution is to ensure that no single institution acquire the monopoly of power. This is often done by fragmenting power across different institutions. The constitution, for example, horizontally fragment power across different institutions like legislature, executive, judiciary and even independent statutory body like election commission of India. तो देखो ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो बैलेंस करता है पावर्स को, क्योंकि अगर पावर किसी एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी ना तो वो क्या करेगी, वो एक डिक्टेटरशिप का रोल ले लेगी, वो ओवर पावर कर देगी इंस्टीट्यूशन को, वो सारे डिसीजन मेकिंग करेगा, है ना। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो बड़े तरीके से करता है। वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को थोड़ी पावर दी, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, इवन इलेक्शन कमीशन जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, थ्रू एक्ट्स। तो पावर को जो है क्या है, इधर उधर जो है, देखो पावर इज समथिंग दैट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट लाइक द एनर्जी की डेफिनेशन। तो पावर को क्या किया इधर उधर, ताकि पावर किसी कंसंट्रेटेड ना रहे एक बंदे के हाथ में। पावर जो है अलग अलग लोगों के हाथ में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। पावर जो है इससे क्या होता है, ट्रांसग्रेशन चेक होता है एक दूसरे का, ठीक है। इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो चेक्स एंड बैलेंसेस का है, जो फैसिलिटेट करता है सक्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक क्या है, इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो स्ट्राइक करता है बैलेंस बिटवीन सर्टन वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीजर और एज अथॉरिटेटिव एंड सेम टाइम पे इनफ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को वर्क करने के लिए। ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ज़्यादा रिजिड होने से टूट जाती हैं चीज़ें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से ना तो भी गड़बड़ है, हर कोई यूज़ करता है। तो इट्स नाइदर टू फ्लेक्सिबल, ठीक है, विल नॉट गिव नो सिक्योरिटी प्रेडिक्टेबिलिटी टू द आइडेंटिटी ऑफ पीपल। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्राइक करते हैं बैलेंस बिटवीन कोर वैल्यूज उसकी और एडेप्टेबिलिटी जो न्यू सर्कमस्टांसेस होती है। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, विद चेंज ऑफ टाइम जो है कॉन्टिन्यूसली जो है अमेंड किया जाता है ना, इस तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लॉकस है लोगों के होप का, जो कमांड करता है वॉलंटरीली, जो डिपेंड करता है सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन जो जस्ट है कि नहीं, जो लोग डिपेंड करते हैं उसमें, ठीक है। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, वो जो इलेक्ट की गई थी अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है, इलेक्ट की गई थी। देखो 1946 9 जनवरी 1946 को रीअसेंबल किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो है 1947 को जो है फॉर डिवाइडेड इंडिया 1947 में जो इंप्लीमेंट किया था। देखो इसके मेंबर्स जो हैं कहाँ का, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उस टाइम की, है ना, जो स्टैब्लिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वहाँ से लोग लिए गए थे ना। और ये रफली कंपोज है लाइन के, ब्रिटिश के जो है प्लान जो प्रपोज किया था कमेटी ने, ब्रिटिश कमेटी ने, ठीक है। हम लोग मॉडर्न जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ लें तो उसके जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसमें आता है, जिसको कैबिनेट मिशन भी कहा था। ईच प्रोविंस से जो है प्रिंसली स्टेट से, ग्रुप ऑफ स्टेट से जो है एलोकेट की गई थी स्टेट्स किसे, प्रोपोर्शनल उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल पे। 292 मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स वेर अलॉटेड 293 में से जो प्रिंसली स्टेट थी उसको 93 मेंबर्स दिए गए थे, ठीक है। और सीट्स जो प्रोविंस में थी वो डिस्ट्रीब्यूट थी 3 मेजर कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, है ना। और इनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हर ईच कम्युनिटी से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किए थे उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव, किससे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, बाय सिंगल ट्रांसफर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। फिर जो मेथड सिलेक्शन का था इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंसली स्टेट का था वो भी डिटरमाइन किया था कंसल्टेशन से, ठीक है, ओके। इस तरीके से जो है प्रिंसली स्टेट से जो है इलेक्ट होके आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और जो है पार्टीशन, एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन से 1947 में जो है पाकिस्तान जो है जो टेरिटरी थी जो फेल की पाकिस्तान में, सीज टू मेंबर भी और जो मेंबर जो है ना
जो है टेरिटरीज जो है पाकिस्तान के पास चली गई, उसके जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो जो है ख़त्म हो गए, वो जो है सीज टू एग्जिस्ट हो गए, ठीक है। तो ओवर द टाइम जो है नंबर कम हो गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो रिड्यूस हो गई 299 है ना, द मेंबर ऑफ असेंबली वर रिड्यूस टू 299। अडॉप्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फॉर्मली कब, देखो एक्चुअली कब हुआ? 1950। अब देखो सिग्नेचर हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हुआ, और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। अब कॉन्स्टिट्यूशन थॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हेरिडिस वॉयलेशन जो हुआ, हेरिडिस वॉयलेशन ऑफ पार्टीशन अनलिस्टेड ऑन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसका ट्रिब्यूट और इसका फ्रेमर्स ने जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टर थे उन पे इमेंस प्रेशर था, है ना, उन पे जो है लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस दैट अकॉम्पनीड पार्टीशन। जो पार्टीशन के टाइम पे इतना वायलेंस हुआ था, उन्होंने जो है उससे जो है ये सीखा और बहुत सारे कंसेप्ट डाले, जैसे सिटीजनशिप जो है सिंगल डाली, माइनॉरिटीज़ को सिक्योर किया, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को बचाया, सेकुलरिज्म जैसे कंसेप्ट्स को जो है इसमें ऐड किया गया है ना, अडल्ट सफरेज 18 ईयर्स प्लस, मेन वुमेन रिच पुअर सबको वोटिंग राइट दिया गया है ना। ज़्यादातर कांग्रेस डोमिनेटेड असेंबली थी, है ना। तो इस तरीके के जो चीज़ें इन्होंने सीखी, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन, ठीक है। देखो अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली ऑल थ्रू नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। हाँ माने जाते हैं कि ये परफेक्टली जो है ब्रॉडली नहीं और ना ही उतनी परफेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव थी, लेकिन इनके प्रोसीजर और जब अडॉप्ट किया जब फ्रेमर ने कॉन्स्टिट्यूशन, उसके वैल्यूज़ उन मेंबर्स की जो है इन डिलिब्रेशंस के बाद है ना, असेंबली ने क्लेम किया टू बी ए रिप्रेजेंटेटिव। जब वाइल एनी असेंबली क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव, वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए लोगों से, वो डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट करनी चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए पार्टिसिपेशन की सब रिप्रेजेंटेटिव की, तभी माना जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव और डिज़ायरेबल है ना। ईच मेंबर जो डेलिब्रेशन हुआ अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एज ए नेशन इन माइंड, और सबके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनके माइंड में एक ही था, एज ए नेशन, एज ए सिंगल वन। वो कोई अपने जो है अलग अलग जो है अपने जो है इंटरेस्ट लेकर नहीं आए थे, ठीक है। उन्होंने जो है इक्वली जो है इंडिया को अडॉप्ट किया एज ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स गवर्नमेंट की, एक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और सेंटर को ध्यान में रख के, जुडिशरी को ध्यान में रख के, है ना, एज कास्ट, कलर, सेक्स, इररिस्पेक्ट, देखो जैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हटाई है ना। सिटीजन्स को देखो सर्टन एज, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर, इनकम, है ना, बहुत सारी इक्वालिटीज़ दी है ना। एक मतलब एक कंसेंसस पे जो है बिल्ड हुआ, एक पब्लिक रीजन पे जो है असेंबली जो है हुई, है ना। तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, बट आई थिंक इट्स यूजलेस। प्रोसीजर देखो, द इंपॉर्टेंट पब्लिक रीजंस वाज एम्फेसाइज ऑन मंडेन प्रोसीजर ऑफ असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 8 मेजर कमेटीज़ थी, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर जो है चेयर करते थे इन कमेटीज़ को, है ना, जो डिफरेंट जो है फंक्शंस जो है परफॉर्म करते थे, है ना। अम्बेडकर जो है एक बिटर क्रिटिक्स थे कांग्रेस के और गांधी के, है ना, अश्योरिंग दैट इट्स नॉट इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन डिस्पाइट पटेल और नेहरू का डिसएग्रीमेंट बहुत सारे इश्यूज़ में, नेवरदलेस उन्होंने अच्छा एक साथ काम किया इन कमेटीज़ में, क्योंकि उनके माइंड में क्या था, एक नेशन एज ए वन था, इंडिया जैसा ग्रेट नेशन उन्हें बनाना था, समझे। तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है ना उन्होंने, समझे, द वर्कड, और उन्होंने जो है एक जो है इतनी बड़ी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, देखो हमने अपनी नेशनल मूवमेंट जो इतनी लॉन्ग स्ट्रगल थी ना, उससे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखा, और वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है डाली, है ना। परहैप्स जिसकी समरी जो है हम लोग देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू ने उठाया था, जिसमें प्रियम्बल था, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ से सोर्स का है, पीपल है, उसमें जस्टिस प्रोवाइड की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसमें इक्वालिटी, फर्टर्निटी जैसे, इंटीग्रिटी जैसे, सेकुलरिज्म जैसे कंसेप्ट जो हैं ऐड किए गए, समझे। तो हमने ये अपना जो है नेशनलिज्म से, थ्रू ईयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से हमने ये सीखा। हमने फ़ौरन जो है क्या किया, एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया आफ्टर 1947 के बाद, है ना। लार्ज नंबर ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड थी जो लोगों के हाथों में थी, ठीक है, हमने एग्रेरियन लॉज पास किए, है ना। तो ये सारे जो हैं, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशंस के अडॉप्टेबल है, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की, जुडिशरी के, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बैलेंस स्ट्राइक किया बिटवीन कि सारे जो है मिलकर एक दूसरे से काम करेंगे। एक फेडरल अरेंजमेंट किया जहाँ डुअल पॉलिटी होगी, एक सेंटर में एक स्टेट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहाँ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो है आपस में तालमेल में रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का उसको आंसर देने के लिए, मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक
इस तरह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ और हमने जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाया, जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलग अलग जगह से, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज़ होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और उसका रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ये चीज़ें ऐड की गई। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रेंच से देखो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी जैसे कंसेप्ट ऐड किए, यूनाइटेड स्टेट्स से जो है हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो है हमने यूनाइटेड स्टेट्स से, कैनेडियन से क्वासा जुडिशियल है ना गवर्नमेंट, है ना फेडरल सिस्टम जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, गवर्नर का आइडिया कहाँ से आया, कनाडा से, आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर जो है सेंटर के साथ रहेंगी, ये चीज़ें हमने बोरो की अलग अलग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चैप्टर्स बहुत लंबे हैं ना, तो वीडियोस जो है 30 से 40 मिनट और 50 मिनट्स और 1 आवर की भी हो सकती है ना। तो आई एम ट्राइंग टू कि मैं आपको समझ में भी आ जाए, एक समरी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ और वीडियो भी थोड़ी लेस हो, आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो।